कैसे हो आप लोग। मैं जो सीएमए फाइनल का स्टडी मटेरियल है उसके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और देखो, ऐसा है, जो मैट है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जिसको असेसमेंट ऑफ कंपनीज भी कहा जाता है, जनरली उसमें से क्वेश्चन जरूर मिलता है जो कि करीब करीब 10 to 15 मार्क्स का होता है। तो आप समझ सकते हो इस चैप्टर की कितनी वेटेज थी। आपको असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल आता है, असेसमेंट ऑफ फर्म आता है, असेसमेंट ऑफ एओपी बीओवाई आता है, चैरिटेबल रिलीज ट्रस्ट का असेसमेंट भी आपको टीच किया गया था। इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो एक क्वेश्चन जरूर आता है और अच्छे खासे मार्क्स का आता है, उस चैप्टर को कहा जाता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स या असेसमेंट ऑफ कंपनीज। तो ये जो आपकी बुक है, इसी को मैंने ओपन किया हुआ है, जो स्टडी मटेरियल है इसी को डायरेक्टली मैंने ओपन किया हुआ है। इसका पेज नंबर 23, उसके पेज नंबर 23 पे दे रखा है इलस्ट्रेशन 10। और मैं स्टूडेंट से कहता रहता हूं कि आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर पूछना है, समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट्स आते हैं, लेकिन बाई चांस 3 ईमेल ऐसे मिले जिन्होंने इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझसे बोला, बोले जी सर आप इस क्वेश्चन को प्लीज करवा दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए। तो मुझे लगा नहीं कि ऐसी कोई डिफिकल्टी है, लेकिन हो सकता है स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लग रहा हो, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरा। ये दे रखा है, फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इनकम साइड में सेल दे रखी है, एक्सपोर्ट सेल दे रखी है, डोमेस्टिक दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। और डेबिट साइड में रॉ मटेरियल कंज्यूम्स, रेंट, सैलरी एंड वेजेस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस फॉर कंटिजेंसीज, वेल टैक्स ऑफ अर्लियर ईयर्स, लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनीज, कस्टम ड्यूटी, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजंस फॉर इनकम टैक्स एंड नेट प्रॉफिट दे रखा है 45,80,000। जो एडिशन इन्फॉर्मेशन है उनको भी एक बार देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन रिलेटिंग टू ईयर 18-19 हैज बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 लाख। 1 लाख रुपए जो 18-19 तक पे किया गया है। होल ऑफ कस्टम ड्यूटी इज अनपेड, कस्टम ड्यूटी अनपेड है। कंपनीज एंटाइटल टू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G 1 लाख, कंपनी को 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन इज 4 लाख, इनकम टैक्स के पर्पज से डेप्रिसिएशन 4 लाख है। तो जो डेप्रिसिएशन 5 लाख रुपए दे रखा है, ये डेफिनेटली अकाउंट्स के पर्पज से दे रखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट में दे रखा है। इनकम टैक्स के पर्पज से 4 लाख रुपए सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग निकालोगे। टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 65 करोड़। इट इज लाइफ टाइम हाईएस्ट टर्नओवर अचीव बाय कंपनी। कंपनी जब से बनी है कभी उसका 65 करोड़ को एक्सीड किया ही नहीं है। इस लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि उस पर जो टैक्स का रेट लगेगा वो 30% नहीं लगेगा, उसके ऊपर 25% लगेगा। आपको ये पता है कि अगर एक स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर का मतलब लास्ट टू लास्ट जो प्रीवियस ईयर होता है उसका टर्नओवर 400 करोड़ को एक्सीड नहीं करेगा, तो कंपनी के लिए जो टैक्स का रेट होगा वो 25% हो जाएगा। इन जनरल 30% होता है, लेकिन टर्नओवर अगर हम देखें 20-21, तो 20-21 से 19-20, 18-19 का हमें देखना पड़ेगा। 18-19 का अगर टर्नओवर 400 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो जो 20-21 में इनकम को अर्न किया जाएगा बाय द कंपनी, उस पर जो टैक्स का रेट होगा वो 25% लगेगा, कंसेशनल रेट लगेगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उसका इस साल 65 करोड़ है और लाइफ टाइम हाई है, इसका मतलब कभी भी 65 करोड़ से ज्यादा का नहीं था, मतलब जो 18-19 प्रीवियस ईयर रहा होगा उसमें भी इससे ज्यादा नहीं रहा होगा। इसलिए इस साल जो कंपनी पर टैक्स का रेट लगेगा वो 25% लगेगा। इस इंफॉर्मेशन का ये यूज है। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स कंपनी हैज सफर्ड लॉसेस, फॉलोइंग बैलेंसेज आर स्टिल अनएब्जॉर्ब्ड। तो पिछले साल के जो लॉसेज हैं कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं एज पर इनकम टैक्स, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग नील है, बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग 350 है, लॉसेज इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 42,50,000 है। हम इसको बिजनेस लॉसेज ही मान लेते हैं। और जो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट है 4 लाख है, हमें पता है। मैट के पर्पज से इन दोनों में जो लोअर होता है उसका यूज होता है, इसलिए हमें दोनों दे रखे हैं, डेप्रिसिएशन भी। इनकम टैक्स के पर्पज से दोनों का एडजस्टमेंट जो हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड किया था उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, लेकिन मैट के पर्पज से इन दोनों में जो लोअर होता है, मैट का मतलब होता है 115 जेबी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालना, उस पर 15% टैक्स निकालना। आपसे कहा गया कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, केवल इतना लिखा होगा कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। अब इसमें नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग भी निकालना पड़ेगा और आपके लिए मैट के अकॉर्डिंग बुक प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आपकी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है, जो जनरल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी है, अगर वो जो 115 जेबी के अकॉर्डिंग बुक प्रॉफिट पर 15% जो हमने लगाया था उससे कम निकल के आती है, तो कम से कम 15% ऑफ बुक प्रॉफिट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इसलिए उसको बोला जाता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स।
इस वजह से आपको अब ये क्वेश्चन दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार तो रेगुलर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग और एक बार 115 जीबी जिसको मैट कहा जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले उसको नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो हमें फिर ज्यादा अच्छा लगेगा क्वेश्चन के लिए। तो नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे तो आप कॉपी पेन ओपन कर लो, जैसा मैं बताऊं वैसे वैसे आप सॉल्व करते हुए चलो। मेरी एडवाइस है कि आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करो, मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं सारे कंसेप्ट आपके लिए बता रहा हूं। अपने हाथ से करोगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक आप कॉपी और पेन ले लो, ब्लैंक पेज ले लो आप, और जो मैं कह रहा हूं वहां से शुरू करो। पहले लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। नॉर्मल प्रोविजंस, रेगुलर प्रोविजंस जो मैट के अलावा हैं उनके अलावा। तो सबसे पहले लिखो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो दे रखा है 45,80,000। 45,80,000 रेगुलर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले ये लिख लेंगे, फिर एक तो लिख लेंगे प्लस और एक माइनस, क्योंकि इनकम टैक्स में भी बहुत सारे आइटम्स डिडक्शंस जो अलाउड नहीं होती हैं उनको एड बैक करते हैं, और जिनका बेनिफिट मिलना चाहिए उनको माइनस करते हैं। जहां से भी आपने क्लासेस ली हैं और मुझसे भी ली हैं तो मैंने हमेशा ये बताया क्वेश्चन हमेशा एडिशन फॉर्मेशन से शुरू करना चाहिए, पहले इनको निपटा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन रिलेटिंग टू 18-19 हैज बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर 20-21 में पे किया गया है 18-19 का इंटरेस्ट, और ये सेक्शन एप्लीकेबल हो गया 43B। 43B कहता है भले ही आप अकाउंट्स ड्यू बेसिस पे बनाते हो, लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जिनका बेनिफिट पेमेंट बेसिस पे ही मिलेगा। अगर आप पे कर दोगे 130 की डेट या उससे पहले पहले तो बेनिफिट आपको मिल जाएगा, अदरवाइज उस ईयर में बेनिफिट मिलेगा जिस ईयर में पे किया होगा। तो 18-19 में पे किया ही नहीं किया था, 191 की डेट तक भी पे नहीं किया गया था, 20-21 में पे किया जा रहा है। इसका मतलब 18-19 में बेनिफिट नहीं मिलेगा, 20-21 में बेनिफिट मिलेगा, तो इस 1 लाख रुपए को माइनस कर दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 43B माइनस कर दो 1 लाख रुपए, और आप 1 लाख माइनस कर दोगे आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। होल ऑफ कस्टम ड्यूटीज अनपेड, ये भी 43B से गवर्न हो रहा है। जितनी भी सरकार को ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह पे किए जाते हैं वो रिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलता है। अनपेड का मतलब हम ये मान लेते हैं जो टैक्स पे करने की लास्ट डेट है 130 उस डेट तक पे नहीं किया गया है। वैसे तो क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था कि इट इज नॉट पेड टिल द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 130(1), लेकिन हम क्वेश्चन देख के क्वेश्चन की इंटेंशन समझने की कोशिश भी कई बार करते हैं, और अनपेड का मतलब ये मान लेते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जब तक रिक्वायरमेंट थी तब तक पे नहीं किया गया है, और अगर पे नहीं किया गया तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट उस ईयर में मिलेगा जिस ईयर में एक्चुअली पे किया जाएगा। तो कस्टम ड्यूटी यहां माइनस कर रखी थी 40,000 रुपए, इसको एड बैक कर दो। तो 43 के बी के अकॉर्डिंग 1 लाख तो इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, और 43B के अकॉर्डिंग ही कस्टम ड्यूटी को एड बैक कर दिया जाएगा 40,000 रुपए। 40,000 रुपए को एड बैक कर दो, कस्टम ड्यूटी नॉट पेड अंडर सेक्शन 43B, 40,000 रुपए को एड बैक कर दो। सही है, ऐसा ही कर रहे हो। इस तरीके से करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, आपका भी इन्वॉल्वमेंट क्वेश्चन में रहेगा। कंपनी इज एंटाइटल्ड टू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G 1 लाख। हाँ सर, ये हमें समझ में आ गया, इसको हम छोड़ देते हैं। जीटीआई जब निकाल लेंगे तब उसके बाद माइनस करेंगे 1 लाख रुपए, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इस पे हम टिक नहीं करते हैं। 1 और 2 पे हमने टिक कर दिया, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन इज 4 लाख। अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हो, इतना समझ में आ गया होगा। जो ये डेप्रिसिएशन दे रखा है 5 लाख रुपए का, पहले इसको ऐड कर दो, प्लस वाले में डाल दो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, और 5 लाख रुपए को ऐड कर दो, और फिर माइनस वाले में लिखो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 32, और 4 लाख रुपए के लिए माइनस कर दो। तो 5 लाख रुपए जो बुक्स के अकॉर्डिंग दे रखा है उससे हमें क्या मतलब, हमें तो इनकम टैक्स वाले से मतलब है। तो 5 लाख रुपए को ऐड कर दो, और इनकम टैक्स वाले 4 लाख रुपए के लिए माइनस कर दो। इसके बाद जो टर्नओवर वाली इंफॉर्मेशन है ये हमें पता है, यहां हमें टैक्स का रेट पता चल गया कि 30% रेट नहीं लगेगा, जो रेट लगेगा वो केवल 25% लगेगा। हमने ऑलरेडी आगे लिख लिया 25%। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स कंपनी हैड सफर्ड, जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होते हैं उनका अभी ट्रीटमेंट नहीं होगा, उनका ट्रीटमेंट तब होगा जब इस साल का प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एडजस्टमेंट्स हमारे खत्म हो चुके हैं, हम डेबिट साइड पे आते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्स, ये डिडक्टेबल है और ऑलरेडी माइनस किया भी गया है, कुछ भी नहीं किया जाएगा, आगे बढ़ते हैं। रेंट, अगर साइलेंट है तो हम ये मानेंगे बिजनेस का रेंट पे किया गया है, और रेंट जो पे किया गया है वो माइनस होना चाहिए, माइनस किया भी गया है तो हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं।
सैलरी एंड वेजेस एम्प्लॉइज वगैरह को जो पे की गई है डिडक्टेबल होती है, एडमिसिबल होती है, और एडमिट किया भी गया है, माइनस किया भी गया है, हम इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम ट्रीट कर चुके हैं क्योंकि टिक लगा हुआ है। प्रोविजंस फॉर कंटिजेंसी, प्रोविजंस अलाउ नहीं होते हैं, इसलिए 75,000 को एड बैक कर दो। इस आइटम को भी प्लस कर दिया जाएगा। कंटिजेंसी लायबिलिटी इसको प्लस कर दो बेटा 70,000। वेल टैक्स ऑफ अर्लियर ईयर्स, अब वेल टैक्स नहीं देना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि वेल टैक्स को ही इंडिया से खत्म कर दिया गया है। वेल टैक्स एक्ट ऐसा नहीं है सिलेबस से निकाल दिया गया, अब वेल टैक्स एक्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, आप इंपोज कर ही नहीं सकते हो। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है पुराने साल का उसका था, वो अब पे किया है। वेल टैक्स कभी भी अलाउ नहीं था, ना इनकम टैक्स अलाउ होता है ना वेल टैक्स अलाउ होता है, चाहे इस साल का हो चाहे पिछले साल का हो। वेल टैक्स इज ए वेरी पर्सनल टैक्स, इसका इनकम से कोई रिलेशन ही नहीं है। कुछ वेल्थ हुआ करती थी, जो सुपर रिच हुआ करते थे, उन पे एक टैक्स लगता था वेल टैक्स, उस वेल टैक्स को अब खत्म कर दिया गया है। अगर आपने पुराने साल का भी पे किया है तब भी वेल टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर वेल टैक्स इस समय होता भी और इस साल का भी वेल टैक्स पे किया होता तब भी हम एड बैक कर देते, क्योंकि वेल टैक्स इज नॉट द एडमिसिबल एक्सपेंडिचर। वेल टैक्स को कभी भी खर्चा नहीं माना गया। जैसे इनकम टैक्स को हम हमेशा एड बैक करते हैं, इसी तरीके से वेल टैक्स को भी ऐड करेंगे। इसको भी प्लस कर दो, 50,000 रुपए के लिए भी ऐड कर दो। लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जो असेसी है उसी असेसी के लॉस को सेट ऑफ किया जाएगा, सब्सिडरी कंपनी के लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। उसने सब्सिडरी कंपनी का दूसरे असेसी के लॉस को यहां क्यों कर दिया, इसलिए इसको भी ऐड कर दो और लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी टिक लगा देते हैं, 50,000 रुपए ये भी ऐड कर दो। कस्टम ड्यूटी हमें पता है, हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। प्रपोज डिविडेंड, सर ये तो इनकम को अर्न करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नॉट द एक्सपेंडिचर, ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया, इसको ऐड कर दो 1 लाख रुपए के लिए। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, हाँ सर अभी आपने बताया इनकम टैक्स ही एड बैक होता है, तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी ऐड होगा, इसलिए 1,05,000 रुपए के लिए भी ऐड बैक कर दो। तो इन सब चीजों को आपने जो जो मैंने कहा ऐड कर दिया। आपने डेप्रिसिएशन 5 लाख ऐड करके 4 लाख माइनस कर दिया, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी 75 ऐड कर दिया, वेल टैक्स 50,000 रुपए ऐड कर दिया, लॉस ऑफ सब्सिडरी 50,000 रुपए ऐड कर दिया, कस्टम ड्यूटी का ट्रीटमेंट हम पहले ही कर चुके हैं, प्रपोज डिविडेंड 1 लाख रुपए को ऐड बैक कर दिया, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 1,05,000 रुपए को ऐड बैक कर दिया। अब इनकम साइड में जो दे रखा है उसमें से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। सेल चाहे आपकी एक्सपोर्ट हो चाहे डोमेस्टिक हो, सेल तो सेल होती है, इनकम तो इनकम होती है, और क्लोजिंग स्टॉक भी आना चाहिए था, इसलिए कुछ भी नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। इज दैट क्लियर? आपके लिए अच्छे तरीके से समझ में आ गया? हाँ जी, इसे समझ में आ गया तो देखो अब ये पूरा का पूरा आप इसको एडजस्ट कर लोगे तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट निकल के आएगा, जो भी प्रॉफिट आपका दे रखा होगा। अब क्योंकि इस प्रॉफिट को आपने निकाल लिया, इसमें अब सेट ऑफ करेंगे, और लॉस दे रखा है 42,50,000 ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉस दे रखा है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। अभी बुक्स वाला मत देखना, तो आप सेट ऑफ कर दो। तो जिन्होंने आंसर दे रखा है उस आंसर को जो आप करोगे तो 45,80,000 शुरू किया। इन्होंने देखो एक्सेस डेप्रिसिएशन को 1 लाख रुपए ऐड कर दिया। इससे बेटर वो होगा जो मैं कर रहा हूं कि 5 लाख रुपए बुक्स वाला ऐड कर दो और 4 लाख रुपए माइनस कर दो। इन्होंने क्या किया कि 5 लाख माइनस कर रखा है और 4 लाख होना चाहिए था, उन्होंने 1 लाख रुपए को ऐड बैक कर दिया। डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। प्रोविजंस फॉर कंटिजेंसीज को भी ऐड किया है, वेल टैक्स को भी ऐड किया, लॉस ऑफ सब्सिडरी को भी ऐड किया, प्रपोज डिविडेंड को भी ऐड किया, प्रोविजंस फॉर इनकम टैक्स के लिए भी ऐड किया, अनपेड कस्टम ड्यूटी को भी ऐड किया। माइनस किसको किया? इंटरेस्ट को 43B के अकॉर्डिंग माइनस कर दिया। और ये सब करने के बाद आपका निकल के आ रहा है 50 लाख। मैं ये मान लेता हूं उनकी कैलकुलेशन ठीक है, तो जो मैंने अभी तक करवाया उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल 50 लाख रुपीस निकल के आएगा। 50 लाख में से 42,50,000 जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है उसको सेट ऑफ किया जाएगा। तो 50 लाख में से 42,50,000 सेट ऑफ करेंगे तो बच जाएगा 7.5 लाख रुपए। अब क्योंकि और कोई इनकम नहीं दे रखी है तो इसी को जीटीआई मान लेंगे। वैसे तो ये प्रॉफिट निकल के आया, प्रॉफिट के अंदर हम बाकी हेड्स की इनकम को ऐड करते हैं तो जीटीआई निकल के आती है, लेकिन और कोई इनकम नहीं दे रखी है इसलिए इसी को हम जीटीआई मान लेंगे। फिर इसमें से 80G माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कहां कहां डोनेट किया गया है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये लिखा हुआ है कि उसको डिडक्शन मिलना चाहिए 1 लाख रुपए का, तो हम दिमाग नहीं लगाएंगे, हम ये मानेंगे कंप्यूट करने के बाद गिवन है 1 लाख रुपए का हम माइनस कर देंगे और हमें टोटल इनकम निकल के आ जाएगी 6,50,000 रुपए। इस 6,50,000 रुपए पे आप टैक्स निकाल लोगे एट द रेट ऑफ 25%।
25% के रेट से आप टैक्स निकाल लोगे। जो टैक्स निकल के आएगा उस पर ऐड कर देना 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि तभी एप्लीकेबल होता है जब टोटल इनकम 1 करोड़ को एक्सीड करती है। 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है, केवल 6,50,000 रुपए। 25% 30% बत लगा देना, क्योंकि 18-19 का टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है 400 करोड़ को, इसलिए केवल 25% रेट लगेगा और उसमें ऐड कर देना हेल्थ एंड एजुकेशन से ये टैक्स निकल के आ जाएगा। आपके स्टडी बैट वालों ने बिल्कुल एंड में किया हुआ ये वाला काम, लेकिन मैं आपसे पहले ही करवा देता हूं। टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजंस आपका निकल के आ गया, इतना निकल के। अब मैं इस पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ब्लू। अब हम बात करते हैं मैट के अकॉर्डिंग। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 115 जीबी। 115 जीबी के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं बुक प्रॉफिट। सर वो कैसे निकाला जाएगा? उसको निकालने के लिए 115 जेबी के जो आइटम्स लिखे हुए हैं प्लस करो, वो प्लस करेंगे, जो माइनस करेंगे उसको माइनस करो। जब रेगुलर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम कुछ करते हैं तो उस समय हमें करने के लिए जरूरत होती है, रेगुलर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमें जरूरत होती है सेक्शन 28 से लेके 43 बी तक के प्रोविजंस लगाना। इसलिए हमने उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन भी देखा, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 43 बी भी देखा, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने जो माइनस करना है उसको माइनस की, जो प्लस करना है प्लस किया। लेकिन जब हम बुक प्रॉफिट निकालते हैं तो केवल एक सेक्शन फॉलो होता है 115 जेबी। पूरा इनकम टैक्स एक्ट भूल जाओ। 115 जेबी में जो लिखा हुआ ऐड करना है वो ऐड करो, जो माइनस करना है वो माइनस करो। तो दोबारा लिखते हैं नेट प्रॉफिट 45,80,000। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं। हम देखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्स, कुछ भी नहीं लिखा हुआ 115 जीबी, मतलब कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। रेंट भी मेंशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सैलरी एंड वेजेस भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, ऐड बैक करो। तो इस 5 लाख रुपए को ऐड बैक कर दो, लेकिन फिर इस 5 लाख रुपए को माइनस भी दोबारा करना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि पहले तो ऐड किया जाता है, फिर रिवैल्यूएशन के अकाउंट पर जो डेप्रिसिएशन होता है उसको एक्सक्लूड करने के बाद माइनस किया जाता है। मैंने जो मैट के पिछले क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं उसको अगर आप देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी। पहले तो जो बुक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन होता है उसको ऐड बैक कर दो। अब यहां इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन का मतलब नहीं है, बुक्स वाला ही चलेगा, लेकिन फिर उसी को माइनस करते हैं। लेकिन जो रिवैल्यूएशन के रेस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन उसको इग्नोर कर देते हैं। इस क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है कि बुक्स के लिए रिवैल्यूड किया गया था। जब रिवैल्यूड किया ही नहीं गया था तो जो डेप्रिसिएशन ऐड किया जाएगा वही माइनस किया जाएगा। फिर इग्नोर कर दें, टीचर मार्क्स कट कर सकता है। आपको प्लस वाले आइटम्स में पहले प्लस करना पड़ेगा और फिर नीचे लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन। पहले ऐड करो और फिर लिखो उसके बाद कि हम जो रिवैल्यूएशन वाला डेप्रिसिएशन को छोड़ के जो बाकी डेप्रिसिएशन है, इस क्वेश्चन में पहले वाला भी 5 लाख है और बाद वाला भी 5 लाख है। प्रोविजंस फॉर कंटीजेंट लायबिलिटीज आपको अच्छी तरीके से पता है, ऐड बैक किया जाएगा। वेल टैक्स कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वेल टैक्स लिखा ही नहीं हुआ है मैट के अंदर। इनकम टैक्स तो लिखा हुआ है इनकम टैक्स, लेकिन वेल टैक्स नहीं लिखा हुआ है। इनकम टैक्स ऐड बैक करते हैं, लेकिन वेल टैक्स के बारे में साइलेंट है। हम मैट में 115 जे में लिखा है, इसलिए वेल टैक्स का कुछ भी नहीं करेंगे। लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी के लिए ऐड किया जाएगा। कस्टम ड्यूटी का कुछ भी नहीं करेंगे। प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है, ऐड बैक कर दो। प्रोविजंस फॉर इनकम टैक्स के लिए ऐड बैक कर दिया जाएगा। तो जो मैंने प्लस लगाया वो प्लस किया, लेकिन डेप्रिसिएशन एक बार प्लस करेंगे, दूसरी बार माइनस कर दिया जाएगा। सर इसके अलावा अब हम आ जाएंगे इसके ऊपर जो यहां पे लिखा हुआ है आपके लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस दे रखा है और डेप्रिसिएशन, और मैंने बताया था इन दोनों में जो लोअर होता है वो माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना कर दिया जाएगा? 3,50,000 रुपए को माइनस कर दोगे और आपका बुक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आपके स्टडी मैट ने ये क्वेश्चन सही किया है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई बार क्वेश्चंस गलत भी दे रखे होते हैं। 45,80,000 प्रोविजंस फॉर कंटीजेंसी को ऐड किया, सब्सिडरी कंपनी के लॉस को ऐड किया, प्रोपोज डिविडेंड को ऐड किया, प्रोविजंस फॉर इनकम टैक्स को ऐड किया और डेप्रिसिएशन को माइनस किया 5 लाख रुपए के लिए। और फिर देखो डेप्रिसिएशन 5 लाख दोबारा माइनस कर दिया, पहले प्लस भी किया फिर माइनस भी किया। वेल टैक्स को नहीं किया प्लस, क्योंकि लिखा ही नहीं है। इसके बाद जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस में लोअर था 3,50,000, उसको माइनस कर दिया। जितना मैंने करवाया वो सब कुछ किया हुआ है। इसके बाद आपका बुक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा और वो निकल के आ गया 45,60,000। इस 45,60,000 का निकाल देना 15%, 15%, और जो निकल के आए उस पर ऐड कर देना 4%।
सरचार्ज ऐड नहीं होगा क्योंकि बुक प्रॉफिट 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है, इसलिए सरचार्ज ऐड नहीं किया जाएगा। 15% पहले 18.5% हुआ करता था, लेकिन पिछले साल अमेंडमेंट कर दिया गया था बाय द फाइनेंस एक्ट 2019, अब 15% होगा और 4% के लिए इसमें ऐड कर दिया जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ऊपर जो निकल के आया उसमें हमने 25% प्लस 4% निकाला, यहां 15% प्लस 4% निकाला। अगर रेगुलर टैक्स ज्यादा निकल के आता है तो रेगुलर टैक्स पे किया जाएगा, लेकिन अगर रेगुलर टैक्स मैट से कम निकल के आता है, 15% प्लस 4% को बोलते हैं मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अगर जो रेगुलर टैक्स निकाला वो मैट से कम निकल के आएगा तो कम से कम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा हर हालत में, और जो डिफरेंस होगा उसको कहेंगे टैक्स क्रेडिट, जो आगे आने वाले सालों के लिए कैरी कर दिया जाएगा। इन्होंने यहां पे इसको देखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना। इन्होंने पहले क्या किया है, 25 और 15 में लोअर देख के फिर इसके बाद 4% ऐड किया हुआ है, 4%। मैं कह रहा हूं कि पहले आप पूरा टैक्स निकाल लेना, 25% पहले 4% भी ऐड कर देना। इधर पहले 15% और 15 निकालने के बाद आप उसके ऊपर ऐड कर देना 4%, उसके बाद कंपैरिजन करना, और इन दोनों में जो लोअर निकल के आए वो आप पे करोगे। सॉरी, आई एम सो सॉरी, इन दोनों में जो हायर निकल के आए, अगर नॉर्मल टैक्स ज्यादा निकल के आया तो नॉर्मल टैक्स पे करोगे, अगर मैट ज्यादा निकल के आता तो मैट पे करोगे। लेकिन अगर मैट पे कर रहे हो तो मैट और रेगुलर टैक्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है टैक्स क्रेडिट, और आगे आने वाले सालों तक कैरी किया जाता है। तो आपके पास पेपर पेन था, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपने इसको सॉल्व किया होगा, और जो आपको पॉइंट्स में डिफिकल्टीज थी एक एक पॉइंट मैंने आपके संग डिस्कस कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस टाइम टू टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मुझे अगर आप बताना चाहते हो सर ये क्वेश्चन में ये लॉजिक हमें डिफिकल्ट लग रहा है, आप इस पे वीडियो बना के डाल दो, तो मेरा ईमेल आईडी है imsb003@gmail.com। मेरी वेबसाइट का एड्रेस नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप वेबसाइट पर जाके भी अपनी क्वेरीज मुझे सेंड कर सकते हो, www.directtaxlectures.com। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।